नमस्कार दोस्तों। आज 9 बजे का अपना डेफिनेट किया था अपन ने बात करने का। तो 9 बज के 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए हैं। मैं 1-2 मिनट लेट हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आज शाम को कोई ऐसा विचार आया था एक्चुअली मेरे को कि लावण्य शब्द कहीं काम में लेना पड़ा था मेरे को। और हठात मुझे ये आइडिया आया कि क्योंकि लावण्य हमारी चित्र षडंग में इसका विवरण है एक एक अंग के रूप में। तो मुझे थॉट आया कि आज ही इसमें देर क्यों की जाए। एक अच्छा विषय है, एक अच्छा विचार है, तो चित्र षडंग पर बात की जाए। और मैंने ऐसी पोस्ट भी दी थी टाइमली 2-4-5 घंटे पहले कि मैं 6 लिम्स पर आज बात करूंगा। वो खास करके इसलिए होती है कि अगर कोई हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स में खास करके स्टूडेंट्स कॉलेजेस के या स्कूल्स के अगर ऐसे कोई विद्यार्थी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि टाइमली इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फला फला विषय पर आज बात करेंगे। अब ऐसा इसलिए भी है कि भारतवर्ष में मुझे लगता है हमारे पूरे देश में लगभग सारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में और उनका जो पेंटिंग का या आर्ट का जो करिकुलम होता है, उसमें चित्र षडंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और चित्र षडांग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। और मेरा पक्का विश्वास है कि एक खास करके मैं विद्यार्थी की बात करता हूँ यहाँ पर इस मंच से, मेरा दायित्व भी बनता है एक्चुअली। मैं कह रहा था कि मेरा विश्वास है कि एक विद्यार्थी जब पुस्तक से पढ़ता है उस टेक्स्ट को जो एक लेखक ने लिखा है, और आप देखिए एक लेखक ने बहुत होशियारी के साथ लिखा है। उसने बहुत सी बातों पर तवज्जो किया है, बहुत सी बातों को उसने बहुत माइन्यूटली विचार करके लिखा है, बल्कि विषय के निष्णात लोगों से, भाषाविदों से राय ली है, बड़ी टीकाएं और टिप्पणियां की और संशोधन किए और प्रूफ रीडिंग की और अपनी भाषा को बहुत समृद्ध किया। और उसके बाद एक लेखक किताब लिखता है, बहुत मेहनत करता है एक लेखक। और आप देखिए कि एक विद्यार्थी उसको परीक्षा के मसले और मसाले के अंतर्गत पढ़ता है। और ऐसे में मुझे विश्वास है और आप भी मानकर चलिए कि वो उसको उस तरह से सहज नहीं ले पाता है। कभी या तो उसको उसके लेवल से ऊपर लगता है या वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। खैर, तो ऐसे में मुझे लगा कि चित्र षडंग एक ऐसा विषय है जिसकी सीधी बात अपन बहुत ही आनंद के साथ, आराम के साथ करें। और इसलिए ये जो आज शाम को जो मुझे विचार आया था, मैंने कहा चलो आज 9 बजे, 8 बजे नहीं, 9 बजे बात करते हैं, ताकि हम सब अपने घर परिवार में खाना वाना खाकर आराम से इन चीज़ों का शेयर कर सकें, आनंद ले सके। मुझे नहीं पता मैं आनंद ले सके कह रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरी बात करने पर और आपके ग्रहण करने पर सब निर्भर करेगा। लेकिन मुझे आप माफ़ करें, अभी मैं बातों के फ्लो में हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा शायद कमेंट पर इतना ध्यान नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे मेरे अंतिम वक्तव्य में राजकुमार व्यास हैं, मेरे छोटे भाई हिंदी के प्रोफेसर हैं मेरे ही विभाग में, पल्लव जी जी कह रहे हैं, कमाल की बात है। तो और भी होंगे। अच्छा, ऐसे करने से आ जाता है। पत्नी भी देख रही है मेरी, दर्श दवे हैं, कुमार शिव हैं, गुंजन हैं, इति है, प्रज्ञा है,
संजीव कुमार गोगई हैं, आप सभी को प्रणाम, रश्मि जी हैं। कुल मिलाकर चित्र षडंग एक ऐसा विषय है जो हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों के स्कूलों में भी और कॉलेजेस में भी होता है। उस पर आज मुझे लगा कि इस पर बात की जाए। चित्र षडंग, षड अंग, षट अंग, 6 अंग, 6 लिम्स। किसके? चित्र के, चित्रकला के 6 अंग। अब ये जो शब्द आया है, हाँ स्नेहलता जी नमस्कार, निर्मल यादव नमस्ते। ये जो शब्द आया है षडांग, ये बेसिकली वात्स्यायन के काम सूत्र से आया है। और वात्स्यायन का नाम हमने सुना है, हम में से काफ़ी लोगों ने सुना है। वात्स्यायन का पूरा नाम मलंग वात्स्यायन था। बड़े मलंग थे, जो हम बोलचाल में एक शब्द काम में लेते हैं, मलंग, मस्त मलंग। वात्स्यायन का पूरा नाम मलंग वात्स्यायन था। और उनके अपने जीवनी को लेके या उनके समयकाल को लेके थोड़ा विरोधाभास है। कोई उनको दूसरी और तीसरी शताब्दी के मानते हैं, कोई ईसा पूर्व के मानते हैं। पर हाँ, वात्स्यायन के समयकाल को लेकर अभी इतना कोई निश्चित हम उस प्रामाणिक उस बात पर नहीं पहुंच पाए हैं। पर इतना अवश्य है कि वात्स्यायन हुए थे और वो भारतीय पौराणिक शास्त्र के अंतर्गत कहें या हमारी जो विरासत है उसके अंतर्गत कमाल की बात है, उन्होंने इतनी आश्चर्यजनक रूप से और इतने इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विषय को लेके काम किया था कि आप पूछो मत। और वो था काम, सेक्स। बहुत बहुत ऊपर के स्तर से, या मुझे नहीं लगता, हम बहुत शायद जल्दीबाजी से वात्स्यायन के नाम को लेके या कामसूत्र शब्द को लेके हम समझने या समझाने में जल्दीबाजी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि भारतीय शास्त्रीयता और भारतीय पुरातनता और जो भारतीय जो 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 हमारी जो विरासत है, आप देखिए कि हमने अनेकानेक विषयों पर हमारे ऋषि मुनियों ने और सारस्वत विद्वानों ने काम किया है। पर वात्स्यायन, मलंग वात्स्यायन एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने काम शास्त्र पर स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को लेके एक सेंसुअल प्लेजर को लेके जो बात बनती है, जो डेप्थ होती है और जो विषय होता है और जो ज्ञान होता है, उस पर उन्होंने अपना शास्त्र रचा था। है ना कमाल की बात? आप देखिए, हाँ, विडंबना है कि हमने कहीं ना कहीं हमारी ग्रंथियां या हमारी सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, वो मुझे लगता है कि इतनी शायद सीमित उसमें रही या दायरे में रही कि हमने सेक्स को या इस काम के विज्ञान को उस अर्थ में नहीं लिया, नहीं ले पाए जिसे हमें एक ज्ञान और एक विज्ञान और एक भाव और एक साधना के रूप में लेना चाहिए था। पर वात्स्यायन ने ऐसा किया। वात्स्यायन के समयकाल को, जैसा मैंने आपको बताया कि वात्स्यायन के समयकाल को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। हम अभी भी इस बात को लेकर बहुत ही स्पष्ट नहीं है कि वात्स्यायन कब हुए थे, पर हुए थे। और मलंग वात्स्यायन ने 2 मेजर रचनाएं की थी। एक न्याय सूत्र भाष्य रहा है उनका, और एक काम सूत्र रहा है। अब न्याय सूत्र का विषय का हमारे विषय से इतना सीधा परोक्ष या प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, तो खैर हम उसकी इतनी बात नहीं कर सकते, नहीं कर पाते।
लेकिन हम काम सूत्र की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम चित्र षडंग की बात करने जा रहे हैं। तो वात्स्यायन ने काम सूत्र जो लिखा है स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को लेके, काम शास्त्र को लेके, उनके सेंसुअल प्लेजर को लेके जो पुस्तक लिखी है, उसके अंतर्गत चित्र षडंग का उन्होंने उसको धृत किया है, विवरण किया है। एक छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं, क्योंकि बात शुरू की है अभी अपन ने, इतना कोई जल्दीबाजी नहीं है। वात्स्यायन को लेकर, वात्स्यायन के समयकाल को लेकर कन्फ्यूजन है, लेकिन वात्स्यायन की जो लाइफ स्टडी है उसको लेकर विद्वानों में और जानकारों में कतई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माना यह जाता है कि वो पाटलिपुत्र में, यानी आज के पटना में शायद उनका जन्म हुआ था, पैदा हुए थे, लेकिन कालांतर में वो बनारस में अपनी माँ के साथ और मौसी के साथ बस गए थे। देखिए आप, वात्स्यायन की जो माँ थी वो बनारस की उस समय की एक बहुत ही नामी गिरामी नगर वधू थी, ऐसा उल्लेख है, ऐसा माना जाता है। नगर वधू से मेरा आशय आप शायद समझ रहे होंगे। शब्दों को लेकर बड़ा, शब्दों को समझना पड़ता है, शब्दों के अर्थ भी होते हैं, शब्दों के भावार्थ भी होते हैं और शब्दों के आशय भी होते हैं। अगर वात्स्यायन की मदर को लेके, माँ को लेके मैं कहता हूँ कि वो एक नगर वधू थी, तो इतना कोई बहुत वो नहीं है। अगर बहुत सपाट शब्दों में या वाक्य में मैं कहूँ कि वो एक नामी गिरामी वेश्या थी तो चल सकता है, मैं कह सकता हूँ, और मेरी अभिव्यक्ति परिपूर्ण भी हो सकती है, पर वो मजा नहीं है। वो नगर वधू थी। और अब आप समझ ही गए मेरे आशय को कि नगर वधू से यहाँ मेरा क्या तात्पर्य है। यहाँ ही नहीं, नगर वधू से जो हमारे शास्त्रों में और साहित्य में जो आशय रहा है वो यही रहा है कि वो एक तरह से पेशे से नर्तकियों का और वेश्याओं के उन से जुड़े होते थे। बेशक वात्स्यायन की माँ कहा जाता है बला की खूबसूरत थी, और बनारस के उस जो बार था, आज के ज़माने में हम जिसको बार कहते हैं, नृत्यशाला कहते हैं, उसकी वो प्रधान थी, बला की खूबसूरत थी, मुखिया थी। और वात्स्यायन का जन्म हुआ उसी हवेली में जहाँ उसकी माँ रहा करती थी। और माँ ही नहीं रहा करती थी, वहाँ बहुत सी बालाएं थी, नर्तकियाँ थी, और एक तरह का वो वेश्यालय कहा जा सकता है। पर अभी भी मैं संकुचित हूँ और संकोच में हूँ इस शब्द को प्रयुक्त में लेने में, पर आप समझें इस बात को। और अपनी माँ के साथ उसकी मौसी भी थी, और वो दूसरे नंबर पर थी, खूबसूरती में भी, अपने पेशे से भी, और कूटनीति में भी। यह मेरा आशय यह है, मैं कहना चाहता हूं कि वात्स्यायन की माँ नगरवधू तो थी, एक बहुत बड़ी और बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। और वात्स्यायन की हवेली में, जहां वात्स्यायन पैदा हुए और जहां वात्स्यायन अभी बड़े बड़े हो रहे हैं, 6 महीने के, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल के हो रहे हैं, 3 साल के हो रहे हैं, उस प्रांगण में, उस परिसर में, उस हवेली में बेशक बहुत से सेठ साहूकारों का आना जाना था, सामंतों का आना जाना था, राजे महाराजाओं का, मंत्रियों का, मात्य अमात्यों का आना जाना था। हाँ, मात्य अमात्य से मुझे याद आया कि हमारे दूरदर्शन पर एक चाणक्य सीरियल आया करता था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी उसके डायरेक्टर रहे हैं। और बेशक उसमें उस समय काल को लेके, जो चंद्रगुप्त के समय का और उस समय काल का जो समाज का जो दर्शन डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने अपने जो सीरियल्स में किया है, उसमें भी इस तरह के
वेश्यालयों का और इस तरह के नृत्य गृहों का और विवरण दिया है, किया है, देखा जा सकता है, हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि उस समय इस तरह के कूटनीतिज्ञ और मंत्री और संतरी और राजनीतिज्ञ और आया करते थे और इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, और ये सब हुआ करता था उसमें। अगर आप में से भी किसी को याद हो तो संभव है ऐसा हो सकता है। तो वात्स्यायन की माँ की बात कर रहे थे अपन सबसे पहले। बेशक अपन चित्रषडंग की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ज़रूरी बन जाता है यहाँ इस तरह की बात करना। तो वात्स्यायन, आप देखिए कि वात्स्यायन धीरे धीरे जन्म के बाद बड़े हो रहे हैं। 6 महीने के हुए, साल भर के हुए, 1.5 साल के हुए, 2 साल के हुए। उनकी आत्मकथा एक उपन्यास है और उसमें भी विवरण है कि जब छोटे थे वात्स्यायन तो बड़े प्यारे सुंदर, जैसा बच्चे होते हैं, सबके बच्चे सुंदर होते हैं। तो दूसरी जो नगरवधुएं थी, जो जूनियर, जो जितनी भी थी उस हवेली में, उस नृत्य गृह में, नृत्यशाला में, वो बड़े उस छोटे बच्चे को लेके दुलार करती और इधर ले जाना, उधर ले जाना और खिलाना, और ये सब चलता रहता था। तो इस तरह से वात्स्यायन एक्चुअली अपने बचपने से बड़े हुए थे। अब यहाँ एक थोड़ा सा प्रपंच आता है, और वही आता है कि किसी कूटनीतिवश या किसी राजनीतिक कारणों से वात्स्यायन की माँ का मर्डर हो गया था, हत्या हो गई थी। और तब वात्स्यायन 5 वर्ष के थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहीं पढ़ने में आता है। और उसकी लाश बाकायदा एक कहते हैं कि सूखे कुएं में मिली थी। भला की खूबसूरत थी, सबसे खूबसूरत थी, नगर वधुओं में प्रधान थी, मुखिया थी। और उसकी मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद, उसकी मौसी, वात्स्यायन की जो मौसी थी, वो दूसरे नंबर पे थी, खूबसूरती में भी दूसरे नंबर पे थी। तो कहा जाना चाहिए कि उसकी मौसी ने वात्स्यायन की परवरिश की थी और वात्स्यायन को बड़ा किया था। वात्स्यायन की मां की जब हत्या हुई तब वात्स्यायन 5 वर्ष के थे, ऐसा माना जाता है। देखिए, अब विचार की बात है। हमने अक्सर क्या किया कि किताबों में पढ़ा कि कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा और उसमें 64 कलाओं का विवरण किया है, और उसमें ये कला दी और उसमें वो कला दी और ये कला दी। विचार करने की बात यह है कि वात्स्यायन ने इन सारी कलाओं को या इन सारी क्रियाओं को कलाएं कैसे माना। अब वो देखिए, थोड़ा सा समझ आती है, बच्चा 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ, और इस तरह से वो क्रमशः अपनी वय से, अपनी उम्र से बड़ा हो रहा है। अब उसकी अभिभावक उसकी मौसी है। उसकी मौसी अब उस नृत्यशाला की मुखिया है, और उस नृत्यशाला में नाना प्रकार के बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बंदियां हैं, नर्तकियां हैं, मन बहलाने के अनेकानेक साधन हैं। और वहां पर जो बालाएं हैं, जो नर्तकियां हैं, उनका अपना एक तरह से उनकी ग्रेड बनी हुई है कि ये उनकी सुपीरियर, ये उनकी सुपीरियर, उनकी सीनियर, ये। और आप देखिए कि बाकायदा जब 64 कलाओं की बात हुई है तो इसमें बड़ा बड़ा शानदार तरीके से विचार आता है कि वात्स्यायन ने ऐसे ही 64 कलाएं नहीं दे दी। इसमें उस अब एक बाल मन में एक छोटा बच्चा है 5-6 वर्ष का, और वो उस, मुझे क्षमा करें, अब मुझे वेश्यालय कहना पड़ रहा है क्योंकि नृत्यशाला कहने से मेरा भाव या अर्थ वो आ नहीं पा रहा है। अब उस वेश्यालय में क्या हो रहा है कि नाना प्रकार के ग्राहक आ रहे हैं, अपना
मन बहलाने के लिए बंदे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ की बालाएं कुछ हैं जिन्हें तैयार होना है, जो दर्पण के सामने बैठी है, जो स्नान करने जा रही है। अब जूनियर जो असिस्टेंट हैं वो उनके पानी में इत्र फुलेल डाल रही है, पेड़ के पत्ते डाल रही है, फूल पुष्प डाल रही है, फिर उनको तैयार किया जा रहा है, फिर उनको दर्पण के सामने बिठाया जा रहा है, फिर उनके केशों को गूंथा जा रहा है, चोटियाँ बनाई जा रही है, नाखूनों को शेप में काटा जा रहा है, पैरों का ध्यान जिन्हें आप अभी क्या नए परिवेश में क्या बोलते हैं, पैरों का ध्यान रखना, नाखून का ध्यान, मैं भूल रहा हूँ नाम अभी। तो ये हो रहा है। कुछ पुरुष वर्ग ऐसा है जो उस परिसर में बैठा है और टाइम पास कर रहा है, वो जुआ खेल रहा है, कुछ चोरी कर रहा है, कुछ चकारी कर रहा है, कोई इधर की बात उधर कर रहा है, कोई पर्दा गिरा रहा है, कोई पर्दा उठा रहा है, कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं संगीत हो रहा है। देखिए ना आप, उस बाल मन पर जितनी ये जो अभिव्यक्तियां थी, ये जो जितनी क्रियाएं थी, वो उस बाल मन से उसके मस्तिष्क पर पड़ती गई। और एक दूसरी तरफ वात्स्यायन किशोर होते गए। नेचुरली जब एक बच्चा वय के साथ, अपनी उम्र के साथ किशोर होता जा रहा है, टीनेजर होता जा रहा है, और क्योंकि वो जन्म से ही सारी चीजें देख रहा है, तो उसका नेचुरली उसको लेके वो अभ्यस्त भी है, हैबिचुअल भी है। तो इस तरह से ये जो सारी कलाएं थी, 64 कलाएं, जिसमें इवन चोटी गूंथना भी कला हो गई, मेहंदी लगाना भी कला हो गई, ये सारी चीजें वात्स्यायन ने अपने परिसर में बचपन से देखी, और इनको देखते देखते वात्स्यायन किशोर हुए और किशोर से जवान हुए। अब दूसरी बात यह आती है कि इतिहास ये कहता है कि वात्स्यायन ने हमेशा ब्रह्मचर्य को अपनाया। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, और इसका सीधा सा एक मतलब यह भी होता है कि उन्होंने कभी भी परस्त्री के साथ गमन नहीं किया। देखिए आप, आश्चर्य की बात देखिए कि इस अनुभव से आत्मसात नहीं होने के बाद भी एक व्यक्ति ने कामशास्त्र की रचना की। निसंदेह हमारे देश ने काम को भी एक साधना माना है। समाधि का प्रथम सोपान माना है। निश्चित शर्तों के साथ। बहुत बहुत सुखद बात है, बहुत सुखद। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें मैं समझता हूँ आश्चर्य होना चाहिए, सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि इस देश की लीला बड़ी बड़ी अजीबोगरीब है और बड़ी भव्य है कि हमने काम को, हमने सेक्स को, हमने सेंसुअल प्लेजर को तपश्चर्या का, समाधि की प्रथम सीढ़ी, पहला सोपान, प्रथम सोपान माना है। और वाकई ये सच है। खैर, इसको अगर एनहेंस करें तो ये अलग विषय बन जाता है। बहुत से अभी समकालीन साधु संतों ने भी, और खास करके ओशो ने भी इन पर काफ़ी बातें की है। और दूसरा पक्ष ऐसा भी है जो उसको अलग दृष्टि से देखता है और उसमें कुछ अलग तर्क रखता है, वितर्क रखता है। हम फिलहाल इस पर नहीं जाएंगे। और इस तरह से हम ये मानते हैं कि अभी हमने वात्स्यायन की बात को अभी यहाँ एक बार इति करना की गुंजाइश रखते हैं। वात्स्यायन के इसी कामशास्त्र की टीका कोई 11वीं 12वीं शताब्दी में
जयपुर के राजा थे जय सिंह जी प्रथम, जय सिंह फर्स्ट। उनके दरबारी विद्वान थे, ऋषितुल्य एक महान व्यक्तित्व थे पंडित यशोधर। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे, गुरु थे, बल्कि हमें यही कहना चाहिए कि वो कुल गुरु थे उनके वहाँ के, पंडित यशोधर। पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका की थी, वापस टीका टिप्पणी की थी, और उसको जो नाम दिया था अपनी टीका का वो था जय मंगला। तो जय मंगला में पंडित यशोधर ने इस षडांग के, चित्र षडांग के वक्तव्य को और स्पष्ट किया है। और आप देखिए कि इतना प्यारा श्लोक है चित्र षडंग को लेके। मैं वापस यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कॉलेज और स्कूल्स वगैरह में भी कि बच्चे इसको रट लेते हैं, और जब पूछा जाता है कि चित्र षडंग क्या होता है तो वो तुरंत फुरत में ये श्लोक बस बोल से जाते हैं। थोड़ी आज इस पर अपन बात करते हैं। रूप भेदाः प्रमाणानि, वाह, रूप भेदाः प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। मुझे याद आता है जब मैं 9th-10th में स्कूल में पढ़ता था, तब इस श्लोक को बड़ी राग के साथ गुनगुनाया करता था। और इसकी वजह भी थी कि जब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी रटने की चीज़ को लेके, याद करने की चीज़ को लेके, या थोड़ा व्यक्तिशः हो जाते हैं, थोड़े पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो आप विश्वास कीजिए वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। रूप भेदाः प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग एते चित्र षडंगकम। तो ये करने से क्या होता है कि अंदर तक वो श्लोक या वो लय या वो रिदम बैठ जाती है और याद सा हो जाता है। ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि वो याद हो गया, लेकिन अब आगे क्या, उस आगे की बात अपन आज करने जा रहे हैं। 6 limbs, 6 अंग ऑफ 6 limbs ऑफ पेंटिंग, षटअंग, 6 अंग चित्रकला के, आरेखन के 6 अंग। ऐसा नहीं है कि ये 6 अंग या 6 limbs केवल भारतवर्ष में ही थे। चाइना में भी, चीन की चित्रकला में भी हम 6 अंगों की बात करते हैं। ग्रीस में भी, रोम में भी कला के 6 अंगों की बात हुई है। आश्चर्य है इस बात का, और कभी कभी लगता है इस बात का आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सभ्यताओं को लेके और संस्कृति को लेके इतनी आसपास है कि बहुत बार आश्चर्य होता है। अब आरेखन को लेके, क्योंकि आरेखन को भी वात्स्यायन ने, एक चित्रकला को आरेखन कहा था, ड्राइंग, आरेखन, आरेखन। तो यहां आरेखन का विवरण है, हम उसको चित्रकला के 6 कला के 6 तत्व कहते हैं। रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। बहुत आश्चर्य की बात है, भारतीय पुरातन शास्त्रों में जो उल्लेख है नाना विषयों को लेकर, और इतनी डेप्थ है, इतनी गहराई से व्याख्या की गई है कि आप पूछो मत, आश्चर्य होता है। बहुत बार आश्चर्य इस बात का होता है कि हम उस पुरातन शास्त्र के अध्ययन कर रहे हैं, उन बारीकियों को समझ रहे हैं,
उस विज्ञान को समझ रहे हैं, उस ज्ञान को समझ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि कहीं भी कोई ऐसा तकनीक या कोई ऐसे औजार या कोई ऐसी प्रविधि या कहीं कोई दिखने को नहीं मिलती। शायद व्यक्तिशः जो नाम को दर्ज करने की जो रीत और नीत है वो पहले नहीं रही थी। आज तो हम छोटी सी भी पेंटिंग बनाते हैं तो बड़ा सिग्नेचर मारते हैं, उस पर करते हैं कि दैट हैज़ बीन पेंटेड बाय मी, साइन और ये और वो। और उन लोगों ने बड़ी बड़ी अजंताएं और एलोराएं बना दी और कहीं नाम नहीं आता है कि किसने इनकी रचनाएं की थी। आश्चर्य की बात है। कला इतने जीवन से रची बसी थी एक्चुअली कि व्यक्ति का अपना कोई वो नहीं था, उसका सीधा तारतम्य मानवता और सोसाइटी और वातावरण के साथ था। खैर, रूप भेदा प्रमाणा, पहला चित्र षडंग का जो तत्व है वो है रूप भेद। रूप भेदाः, रूप भेदाः बड़ा कमाल का शब्द है। किसी भी भाषा में इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलेगा। रूप का मिल जाएगा, जैसा हमने पिछले जब हम जो फंडामेंटल्स की जो बात कर रहे हैं जिस स्ट्रीम में उसको लेके हमने रूप को लेके भी हम बात कर रहे थे। और मुझे पता है कि जब भारतीय कलाओं के अंतर्गत हम रूप की बात करते हैं तो करते ही जाएं, खत्म ही नहीं होती है। यहां पर वात्स्यायन ने रूप के साथ भेदा शब्द भी लगाया है, बल्कि यूं कहें कि एक ही शब्द की रचना की है, रूप भेदा। रूप और भेद, फॉर्म एंड इट्स डिस्टॉर्शन। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक चित्रकार क्यों चित्र बनाता है? एक चित्रकार किसका चित्र बनाता है? चित्रकार जो भी चित्र बनाता है, क्या इस सृष्टि में वो नहीं है, पहले से विद्यमान है? लेकिन मूलतः एक्चुअली चित्रकार वही है जो इस सृष्टि के किसी रूप को अंगीकार करता है, ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसको डिस्टॉर्ट करके अपनी रूप से परिवर्तित करके ट्रांसफर करके दर्शकों के सामने रखता है। यह डिस्टॉर्शन है, यह भेद है। यानी जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, उसमें अपनी अभिव्यंजना, अपनी कल्पना, उस रूप में अपना कुछ विशेष, अपना निज देने के बाद प्रस्तुत करना, दैट इज रूप भेदा। कमाल की बात है। रूप और रूप का डिस्टॉर्शन, फॉर्म और फॉर्म का डिस्टॉर्शन। रूप शब्द, काम रूप, यश रूप, ये रूप, वो रूप, अमुक रूप, हमारे अपने शास्त्रों में, हमारी भाषागत व्यवहार में तो रूप शब्द का आप पूछो मत। हमने पहले भी अपनी उसमें, जैसा कि मैं बता रहा था, रूप को लेके और शेप को लेके बात कर ही रहे हैं कि आकार में और रूप में क्या फर्क है। तो मुझे लगता है कि अभी हम रूप भेद की बात करते हैं और सिर्फ रूप शब्द की बात अभी नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि रूप शब्द बहुत इसमें इतना कुछ कहने को, समझने संवारने को है हमारे भारतीय सारे परिदृश्य में कि पूछिए मत। लेकिन आश्चर्य और बहुत प्यारी बात यह है कि वात्स्यायन ने रूप भेदा, रूप को भेदने वाला, फॉर्म एंड इट्स डिस्टॉर्शन, जैसा चित्रकार करता है हम यही तो करते हैं। हम खुद टीचर अपने बच्चों को बोलते हैं, स्टूडेंट को भी बोलते हैं, और कि आप डिस्टॉर्ट करो, फॉर्म को डिस्टॉर्ट करो। क्यूबिज्म का आपके ब्राक और पिकासो ने जो सबसे बड़ी बात रखी है वो यही तो रखी है कि फॉर्म को
रूप को अपने तरीके से देखना, जैसा है उसको भंग कर कर अब मेरा अपना मौलिक, अपना निज रूपांतरण उसमें करना, कमाल की बात है। रूप भेदा। भारतीय पौराणिक कलाओं के अंतर्गत अनेक उदाहरण हैं, लेकिन आप में से, हम में से, हम बहुत से ऐसे हैं, हमने अजंता का, एलोरा का या गुप्ता और इस समय के चित्रकला या मूर्तिकला को देखा होगा। आश्चर्य की बात है कि जिस तरह की आकृतियां बनाई गई है, जिस तरह की मूर्तियां गढ़ी गई हैं, वैसी होती नहीं है यथार्थ में। जिस तरह की आकृतियां गढ़ी गई है और जिस तरह की आकृतियां होती है, वैसी यूरोपीय देशों में गढ़ी गई है, भारत में नहीं गढ़ी गई। आप अजंता जाकर किसी मूर्ति शिल्प को देखिए, किसी चित्रकला में किसी नारी के स्वरूप को देखिए, निहारिए। आप और कुछ नहीं, किशनगढ़ की बनी ठनी देखिए। रूप भेदाहा, आपको पता चलेगा कि रूप भेदाहा क्या होता है। अगर एक सुंदर स्त्री प्रोफाइल में, साइड पोज में बनी होती तो माना जा सकता था रूप है, लेकिन इतनी लंबी आंख, इतनी लंबी नासिका, छोटी ठुड्डी, छोटे से होठ, इतनी लंबा फोरहेड, ये ललाट, इतनी लंबी गर्दन, देखा होगा आपने किशनगढ़ की बनी ठनी को। रूप भेदा का सबसे प्यारा उदाहरण है, और मैंने कई बार कहा भी है अपने आर्टिकल्स में भी और पुस्तक में भी, इस तरह का विवरण दिया है। और मैं कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कहना कि अगर बनी ठनी जैसी स्त्री आपके सामने आ जाए ना, तो आप डायन आई कहते हुए भागते फिरोगे। जो चेहरा साइड पोज में है, प्रोफाइल में है, और जिसकी आंख नाक से लगाकर कान तक जा रही है, कल्पना कीजिए अगर वो चेहरा फ्रंट पोज में होता आपके सामने तो क्या होता। इतनी लंबी नाक, इतनी लंबी ललाट, प्यारे से छोटे से होठ हैं, छोटी सी ठुड्डी है और लंबी गर्दन है। डायन ही तो है, लेकिन नहीं है। जब उस चित्र को आप देखते हैं तो आपको लगता है बला की खूबसूरत कृति बनी हुई है, बला की खूबसूरत चित्रकला है, बला का खूबसूरत पोर्ट्रेट है, बला का क्रिएटिव पोर्ट्रेट है। एक्चुअली डिस्टॉर्शन है, रूप भेदा है, रूप को भेदा गया है, रूप को भेद दिया गया है। संपूर्ण यूरोप की चित्रकला में ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। 11वीं शताब्दी से लगाकर 20वीं शताब्दी तक पश्चिम की चित्रकला का जो इतिहास आपके सामने है, आप देखिए कितना डिस्टॉर्शन है, कितनी बार फॉर्म को डिस्टॉर्ट किया गया है, रूप भेद किया गया आपके सामने नहीं है। और ऐसे रूप भेद बहुत हैं, अजंता में हैं, मेवाड़ में हैं, जैन में हैं, बल्कि जो पर्शियन हमारे यहाँ भारत में आए थे, भारत में आने के बाद इतने प्रभावित हुए कि आप जब मुगल चित्रकला राजस्थान और इससे प्रभावित होकर काम किया तो कमाल की बात है। कमाल कमाल के रूप भेद थे, उसमें रूप था, रूप का भेद था। अजंता पूरी भरी पड़ी है आपके सामने। अजंता में जैसी नारी स्त्रियों का जैसा चित्रण है, वैसी स्त्रियां होती है क्या एक्चुअल में? आप जितना हमारे स्थापत्य में और भारतीय हमारे जो मंदिरों के मूर्ति शिल्प देखते हैं और उसमें जो नायिकाओं की जो आप छवियां और मूर्तियां देखते हैं और उनके देह का और उनके
जो अंकन का और उनके अनुपात पर आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि ऐसी स्त्रियां होती है क्या कभी, पर वो अपूर्व सुंदर है। और उस सुंदरता की ये माया है कि एक छोटा बच्चा भी उसको सुंदर कहेगा। यही तो भारतीय कला है यार, यही रूप है और यही रूप का भेद है, फॉर्म एंड इट्स डिस्टॉर्शन। अब सर्जक कलाकार फॉर्म को लेकर अपने हिसाब से उसमें त्रिभंग विभंग अतिभंग पैदा कर रहा है। इसको कहते हैं रूप भेदा। ये जो अतिशयता है, वात्स्यायन ने ये अपने बाल वय से, छोटेपन से देखना शुरू किया था कि कितनी अतिशयता है। नर्तनशाला में वेश्याओं के साथ वेश्याओं के अपने हाव भाव और कितनी वो आंगिक और वाचिक क्रियाकलापों को अतिशयता के साथ करती है। रूप को भेदा गया था और वात्स्यायन ने इसको अपने षडांग में पहली आवश्यकता, पहले तत्व के तहत कहा, रूप भेदा। रूप भेदा प्रमाणानि। प्रमाण बहुत सीधा सा हिंदी का शब्द है, प्रमाण, प्रपोर्शन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र में प्रमाण को लेकर जितनी बात की गई है, मुझे लगता है बहुत बहुत आराम के साथ, बहुत तसल्ली और बहुत गांभीर्य के साथ हमें भारतीय कलाओं का अध्ययन करना चाहिए। हमें उन शास्त्रीय भारतीय कलाओं के जो प्रमुख केंद्र हैं वहाँ जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, उसका दिग्दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किताबों में पढ़ें। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मैंने ऐसा पाया है, देखा है, ऐसा समझा, ऑब्जर्व किया है कि मैं बच्चों को अजंता पढ़ाऊँ कि अजंता ये और अजंता वो, और अजंता औरंगाबाद से इतना इस दिशा में इतनी किलोमीटर दूर और अर्धचंद्राकार तरह से ये है और वो है, इतनी गुफाएं उतनी गुफाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ लेगा, रट लेगा, लिख लेगा, पास हो जाएगा। लेकिन हम में से बहुत से अजंता गए हैं, और अभी हाल फिलहाल हम जितने प्रेजेंट हैं उनमें से भी बहुत से गए होंगे। कमाल है, कमाल की बात है। अब सारी कलाओं की बात करने का हमें अधिकार भी नहीं है एक्चुअली, और हम बहुत ऊपर से कलाओं को की बातें करते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात प्रमाण को लेकर कर रहा था मैं। तो चित्रसूत्र में और विष्णु धर्मोत्तर में, हाँ, क्योंकि मैं भारतीय शास्त्रीय कलाओं में और इस तरह के साहित्य में जो प्रमाण दिया गया है, सबका अपना प्रपोर्शन है, एक सिस्टम बनाया रखा, क्योंकि चित्रकला है, क्योंकि एक एक्टिविटी है, क्योंकि एक एक्ट है, क्योंकि आपको करना है, टू डू है। इसे जादूगरी से नहीं हो जाएगा, सोचने से नहीं हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे जहन में मैंने एक पेंटिंग बनाई है, नहीं, मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो क्योंकि ये क्रिया है, इसीलिए इसका नाम कला है, कलाकारी है, जिसमें सौंदर्य बोध है। सिर्फ क्रिया नहीं है, एक ऐसी क्रिया जिसमें सौंदर्य बोध है, वो कला है। अब जब ये क्रिया है, प्रथम दृष्टया जब ये प्रयोग है, जब ये एक्सपेरिमेंटल है, तो इसके अपने प्रमाण हैं। चित्रसूत्र में तो कमाल की बात कही हुई प्रमाण को लेके। राजा का प्रमाण ये होना चाहिए, उसका मुंह की लंबाई ये, और कंधा ये, और सीना यहाँ, और नाभि तक यहाँ तक, और घुटने तक यहाँ तक, और
उसके टखने यहाँ तक और उसके पंजे इस तरह से होने चाहिए, मंत्री कैसे होनी चाहिए, दास कैसे होनी चाहिए, और रानी कैसे होने चाहिए, राजकुमारी कैसे होने चाहिए, राजकुमार कैसे होने चाहिए, सेठ कैसे होने चाहिए, साहूकार कैसे होने चाहिए, आम आदमी कैसे होने चाहिए, आम स्त्री कैसे होने चाहिए, आम समाज का जो बच्चा है उसका ऐसा होना चाहिए, बालिका का ऐसा होना चाहिए, आचार्य का ऐसा होना चाहिए, चोर का ऐसा होना चाहिए, सिपाही का ऐसा होना चाहिए, राक्षस का ऐसा होना चाहिए, दैत्य का ऐसा होना चाहिए, सारे प्रमाण थे। अजी इतना तक कहा गया है कि एक सूअर सो रहा है, एक सूअर मरा हुआ पड़ा है, दोनों की कलर स्कीम एक है, दोनों की आंखें बंद है, दोनों एक ही दिशा में चित्रित किए गए हैं, दोनों की पृष्ठभूमि भी एक ही है लेकिन एक सो रहा है, नींद आ रही है, एक मरा हुआ है। और आप जब उसका दर्शन करते हैं तो आपको भी ये लगना चाहिए और लगता है कि ये सो रहा है और ये मरा हुआ है। चंद बरदाई की आपने वो आपको याद होगा कि 4 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अंगुल अष्ट प्रमाण एक सर्टन मैथमेटिक्स, क्योंकि विषय है, क्योंकि आपको करना है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चल रहा है, प्रैक्टिकल है, प्रामाणिकता है, प्रपोर्शन है, हर चीज का अपना प्रपोर्शन है। और प्रपोर्शन को, प्रमाण को जिस प्रयोग के साथ भारतीय चित्रकला में काम में लिया गया है, आप विश्वास कीजिए विश्व में आज तक कहीं काम में नहीं लिया। मैं इसका सबसे प्यारा उदाहरण आपको देता हूं, अपनी अजंता का पद्म पाणी। ऐसे हाथ करके अनंत ऊंचाई पर एक विशाल महामानव खड़ा है, जो अपनी अनंत गहराई के साथ, अध खुली आंखों के साथ नीचे की उस संपूर्ण सृष्टि को निहार रहा है। और उसके परिदृश्य में और उसकी पृष्ठभूमि में दूसरे आम इंसान खड़े हैं। महामानव है, पद्मपाणी है, उनका शरीर का अनुपात जो प्रमाण है वो महामानव का होना चाहिए। ऐसी कॉन्सेप्ट भारतीय चित्रकला में रही है। कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल एफर्ट है एक्चुअली, किसी के बस में नहीं। ना अब तक किसी भी विश्व की किसी भी कला में ऐसा देखा गया है। क्योंकि चित्रकला क्रिएटिव है, कॉपी नहीं है। जैसा व्यक्ति होता है, जैसा शरीर होता है, जैसी देह होती है, वैसी ही नहीं बनाई जाती है कला में। रूप भेद होता है, प्रमाण होता है। दूसरा आप देखिए कितना प्यारा उदाहरण है अजंता में ही कि जो जिसे हमने अपनी किताबों में राहुल समर्पण की बात की है, सारी किताबों में उसका विवरण दे रखा है, उसका इलस्ट्रेशन दे रखा है कि बुद्ध किताबों में दे रखा है। इसलिए कह रहा हूं कि हमें से ये दुखद है कि हम में से बहुत से अजंता तक अभी तक नहीं जा पाए। और मेरी तो प्रार्थना है कि अभी भी इन सालों में आप जाके आ जाओ जैसे तैसे, क्योंकि
ये कहते हुए मुझे दुख है कि कुछ सालों बाद तो वहाँ कुछ दिखेगा नहीं। अगर हमारी यही सारी रीति और नीति रही तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ चित्रकला के ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल पाएंगे। तो राहुल, समर्पण में आप प्रमाण की बात कीजिए। देखिए, बुद्ध हो गए हैं अब तो। राजपाट तो कभी का छोड़ चुके थे और अब तो भिक्षा लेने आए यशोधरा के द्वार पर। राहुल यशोधरा के साथ हैं। चित्रकार ने, अजंता के चित्रकार ने राहुल को उसी प्रमाण में बनाया है जिस प्रमाण में बच्चों को बनाया जाता है। यशोधरा को भी उसी प्रमाण में बनाया गया है जिस प्रमाण में एक स्त्री को, एक औसत कद काठी की स्त्री को बनाया जाता है, एक औसत कद काठी की रानी को बनाया जाता है, यशोधरा को बनाया जाता है। लेकिन बुद्ध महामानव है। वो मानव नहीं, वो महामानव है अब। और देखिए कितनी प्यारी बात है कि यशोधरा और राहुल के प्रमाण की दृष्टि से बुद्ध को दुगुना तिगुना से भी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। और आश्चर्य की बात है कि जब उस चित्रांकन को आप देखते हैं, जब उस चित्र को आप निहारते हैं, आपको कतई स्ट्राइक नहीं होता कि बुद्ध को इतना बड़ा क्यों बनाया है यार। भाव की बात है, भाव आगे आएगा अभी। प्रमाण, प्रपोर्शन, क्योंकि चित्रकला एक एक्ट है, क्योंकि चित्रकला एक प्रयोजन है। आपको करना है तो उसके तरीके हैं, और कला की सौंदर्य अभिव्यक्ति को बताने के लिए ये करना है, वो करना है, ये करना है आपको। आश्चर्य की बात। बहुत से उदाहरण है प्रमाण के लेके, एलोरा के, एलिफेंटा के, और भरे पड़े। कहाँ एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट हो रहा है प्रमाण, प्रपोर्शन को लेके, क्या क्या नहीं कर रहा है। भारतीय चित्रकला के अध्ययन की बहुत गुंजाइश है, वाकई बहुत गुंजाइश है। और हमें खूब इन चीज़ों को समझना चाहिए, बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, और अंतस के साथ चीज़ों को समझना चाहिए, बजाय कि किसी पुस्तक के हम रूप भेदाः प्रमाणानि भाव। भाव तीसरा, रूप भेदाः पहला, प्रमाणानि दूसरा, भाव तीसरा। मैं उसी भाव की बात कर रहा हूं जो भारतीय चित्रकला में सर्वोच्च स्थान पर है। भाव, एक्सप्रेशन की बात हमेशा कलाओं में होती आई है। एक्सप्रेशन, इंप्रेशन, और भी ऐसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हो सकते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि भाव शब्द को लेके बहुत मुश्किल है। भाव शब्द का क्षमा, कोई सीधा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं, जबकि आप और हम समझ रहे हैं कि भाव का भाव क्या है। भाव का कोई भावताव नहीं है, भाव भाव है, मन का भाव है, एक फील है। वो फील मैं बोलूं, आप सुने, आ सकती है, संगीत से आ सकती है, नाट्य से आ सकती है, पर द्विआयामी किसी आरेखन से, किसी चित्रांकन से, किसी फोटोग्राफ से, किसी द्विआयामी प्रयोग से उस भाव का निरूपण होना, भारतीय शास्त्र भरे पड़े हैं भाव को लेकर। भारतीय नाट्य शास्त्र भरत मुनि का भरा पड़ा है भाव को लेकर।
भावों का इतना सुंदर विवेचन है कि भाव होता क्या है, भाव से हम ग्रस्त होते कैसे हैं, हम भाव विहल कैसे होते हैं, हम भाव विहल भी होते हैं तो भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, कब होते हैं, कब हम पूर्णतया उस सहजानंद की एक बात है, सहजानुभूति का एक विचार है जो शताब्दियों से चल रहा है। और खैर हालांकि ये बहुत बड़ी तपस्या वाली बात है, इतना आसान भी नहीं है कहना कि सहजता और सहजानंद हो जाना और सहजानुभूति हो जाना, लेकिन एक विचार है, तपस्या का एक एक सोपान है कि आगे जाते जाते व्यक्ति उस सहजता को प्राप्त कर लेता है, वो भाव विग्रहता और भाव विहलता के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाती है, भाव की बात हो रही है। वही राहुल समर्पण का जो चित्र है जिसमें यशोधरा बुद्ध को कह रही है, बहुत बुद्ध भिक्षु बन के आए हैं, द्वार पर खड़े हैं, भिक्षा लेने आए, और यशोधरा अब ये कह रही है कि अब तो मेरे पास यही रहा, लेके जाओ। कमाल की बात। और सच मानिए अजंता में आज भी हमारा सौभाग्य है, तकदीर की बात है कि ये चित्र काफी कुछ ठीक स्थिति में है, देखा जा सकता है। गजब की बात। और यही भाव प्रणयता पद्मपाणि में भी है। आंखों को कितनी मधुरता के साथ उन अधखुली आंखों को बनाया गया है, उस लय के साथ, उस भाव और भार के साथ कि वो संसार का वो का दिग्दर्शन कर रहे हैं अपनी भारी आंखों के साथ और उस व्यालता के साथ। और कमाल की बात है, भाव से तो अजंता भरी पड़ी है। भावों का अनुग्रह तो अजंता की सिर्फ हथेलियों और पैरों की अंगुलियों में भी देखा जा सकता है। पौर पौर, एक एक अंगुली, उसकी मांसलता, इसके जॉइंट्स, उनकी लय, वो रेखाएं, वो आरेखन, वो नर्तन, वो रिदम, वो लय, वो ताने, कमाल की बात है। भारतीय कलाओं में नृत्य, भारतीय कलाओं का रंगमंच, भारतीय कलाओं की मौसीकी, संगीत, बेशक ये सब अतिशयता थी, किंवदंतियां रही होगी कि ये गाने से वो हो गया और वो गाने से ये हो गया। माना जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इस सब के पीछे भाव का निग्रह काम करता है, भाव काम करता है। तभी तो आज हम किसी मनपसंद राग को सुनते हैं तो आंखें बंद होने लगती है, नींद आने लगती है, आगोशी छाने लगती है, खुमारी आने लगती है। ये खुमारी है क्या? जिसको आप खुमारी कहते हो क्या होता है? बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारी चीज है खुमारी, जो न सोने देती है न जागने देती है। बहुत अच्छा अनुभव, भाव विग्रहता होती है, डूबने लगते हैं आप, उसके अंदर समाने लगते हैं, एक एम्फेथी आने लगती है, एक प्रवाहिता आने लगती है। ये जो डूबना है ये भाव है। भारतीय सारी भारतीय कलाओं में, समस्त भारतीय शास्त्रीय कलाओं में भाव को लेके इतना कुछ बताया गया है और इतना कुछ इसकी तरतीबें और तरकीबें बताई गई हैं। और भाव निग्रह कला का, सारी कलाओं का एक बहुत खास अंग है भाव। और है क्या यार, भाव ताव जैसा जिंदगी में कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। जो बिकाऊ है वहां भाव ताव है, और जहां कुछ भी नहीं बिक सकता वहां सिर्फ भाव है, मन की बात है। इतनी कलाओं के इतने उदाहरण हैं कि अब मैं, ये मेरे साथ वही दिक्कत हो रही है कि मैं अब आपको वक्त पे, पर हम आगे और इस बात को करेंगे।
रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। चौथा जो पॉइंट है लावण्य, वो भी वही है। बड़ा प्यारा शब्द है लावण्य, तो एल्केमी है, नशा है, डूब जाना है। लालित्य है, फाइननेस है, ब्यूटी है। ब्यूटी भी मजबूरी से मेरे मुंह से निकल गया भाई, बाकी ब्यूटी भी भारतीय चित्रकलाओं को देखते हुए ब्यूटी शब्द थोड़ा विवादास्पद है। लावण्य, रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। कमाल की बात है। लावण्य सॉफ्टनेस है, मोह है, अंतरंगता है, मादकता है, मधुमास है, मस्ती है, आलम है, फाइननेस है, लालित्य है, तरंग है, उन्माद है, आनंद है, मद है, लावण्य। और देखिए आपकी नहीं शब्द, इनके पर्यायवाची आप किसी और भाषा में, खास करके अंग्रेजी की बात हम गाए बगाए कर लेते हैं, अंग्रेजी में इनके प्रॉपर ट्रांसलेशन ही नहीं है। ये लावण्य, ये मादकता, इसका पहला उपक्रम रेखा है। जिस दिन हम रेखा की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले फंडामेंटल्स को लेके, रेखा मादकता लाती है। बेशक रंगों से भी आती है, सबसे आती है, ऐसी बात नहीं है। रंगों से मादकता आती है, आंखों को रंग सुहाते हैं, मादकता रंगों से दिखती है। पर रंगों से मादकता दूसरे दर्जे पर दिखती है, पहले दर्जे पर मादकता लय से दिखती है। और लय से दिखती है मतलब रेखा से दिखती है। आप नर्तक को देखें, आप हमारे भारतीय शास्त्रीय जितने भी नृत्य हैं उनकी मतलब उस रिदम को देखिए, उस ताने बाने को देखिए, उस लयकारी को देखिए, उस उन्माद को देखिए, कितना पवित्र, कितनी सॉफ्टनेस के साथ फॉर्म का गड्ढ मड्ढ होता है, और वो सारी चीजें उस तरह से समाहित होती है हमारे मन मस्तिष्क में। लावण्य, लालित्य है, फाइननेस। अजीब शब्द है पर काम में लेते हैं। अब लालित्य को अंग्रेजी में फाइननेस कहा गया है, तो मैं भी क्या करूं। फाइन आर्ट्स हम सब जानते हैं, में से ललित कलाएं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, समझ रहे हैं आप। हाँ, ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स। ललित शब्द को समझना चाहिए, लालित्य को समझना चाहिए, उस माधुर्य को समझने की जरूरत है, उस लावण्य को समझने की जरूरत है। यूरोप के सौंदर्य शास्त्र में और भारत के सौंदर्य शास्त्र का जो बेसिक फर्क है वो यही है। उन्होंने सुंदरता को सब कुछ कहा है और हमने सौंदर्य को सब कुछ कहा है। वेस्टर्न एस्थेटिक्स ने ब्यूटी पर थोड़ा बल दिया है, हमने एस्थेटिक्स पर दिया है, रसा पर दिया है, सौंदर्य पर दिया है। हमने ये कहा है, जब भी हमने सौंदर्य पर बल दिया है तो हमने कहा है कि सौंदर्य का संबंध आंखों से नहीं होता, हृदय से होता है। और यूरोप ब्यूटी को, सुंदरता को आंखों से करता है, तो उन्हें सुख की जो प्राप्ति है, चरम की प्राप्ति आंखों से होती है और हमें हृदय से होती है। फर्क इतना ही है। अब ये फर्क कितना है ये आप भी
विचार करें, हम सब विचार करें, तो फर्क है, तो बहुत बड़ा फर्क है एक्चुअली। ट्रेमेंडस डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स। बहुत बड़े तर्क की बात है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र ने एस्थेटिक्स की बात की है, ब्यूटी की बात नहीं की है, लावण्य की बात की है, उस मादकता की बात की है जो मेरे हृदय को छू कर गुजरे तो लगे कि कुछ घटा है। आंखों में तो बहुत कुछ गुजरता रहता है। और यही बात मैंने फॉर्म और शेप को लेके उस दिन कही थी कि जो आंखों को सुंदर लगता है वो शेप होता है, और जो हृदय को सुंदर लगता है उसको फॉर्म कहते हैं, रूप कहते हैं। लावण्य का संबंध रूप से है। लावण्य की सरगर्मी हृदय से है, अंतस से है, आलिंगन से है, स्पर्श से है। वो ऐसा सुख है जो परम सुख है, परम सुख हो सकता है, वो लावण्य है। रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। वापस बोलता हूं, रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। और सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। सादृश्यम, रिजेम्बलेंस। बड़ी अजीब बात है, जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इतनी सीमितता में आ जाते हैं, इतना दुखदाई हो जाता है कि पूछो मत आप। सादृश्यम, रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। सादृश्यम, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। क्या बात है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। हंसनी पागल नहीं है जो ओस के बिंदुओं को, पानी के बिंदुओं को मोती समझ के चुगने लग जाएगी। फालतू की बात है, वो हंसनी है। उसे मोती और ओस के बिंदुओं का फर्क मालूम है, लेकिन कवि ने, साहित्यकार ने यहां पर ओस के बिंदुओं को मोती की उपमा दी है कि ओस के बिंदु इतने स्निग्ध, इतने पवित्र, इतने शुभ्र लग रहे हैं कि जैसे मोती हो। सादृश्य, ऐसा जैसा वो। अगर कोई बच्चा हम में से ये समझना चाहे कि सादृश्य का, साहब आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो पर सादृश्य का मतलब क्या, तो सादृश्य का मतलब सीधा सा ये कि ऐसा जैसा वो। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। कितनी कितनी प्यारी और पवित्र बात है यार। उपमाओं का भी आप देखिए ना यार। न तो कवि पागल है, न हंसनी पागल है, न पाठक पागल है। पागल है तो ये दिल है जो चाहता है कि इस तरह के सादृश्य का भूखा है, जो इस तरह की रिजेम्बलेंस को चाहता है, वो दिल भूखा है, दीवाना है, मस्ती का मारा हुआ है। और उसको जब तक इस तरह का काव्य, इस तरह का साहित्य, इस तरह की कलाएं, इस तरह की अभिव्यंजनाएं नहीं मिलेगी, भटकता रहेगा। हमने भटकाव से बचाया है। हमने मानव के मन मस्तिष्क को भटकाव से बचाने की कोशिश की। इसीलिए कहीं अतिरंजित भी हुए हैं, कहीं अतिरेक भी हुए हैं। पर देखिए ना आप, कला है, इसमें इन सब की गुंजाइश है। इसलिए तो कला है, इसलिए यथार्थ नहीं है, इसलिए एन आर्ट इज इल्यूजन। आप हमेशा कहते हैं कला एक इल्यूजन है, कला एक धोखा है। सच है, कला यथार्थ हो नहीं सकती। उसमें अतिरंजना है, उसमें अतिरेक है। उसकी अभिव्यंजना को जैसे तैसे
दर्शक तक, श्रोता तक, कॉनोजियर्स तक, स्पेक्टेटर तक पहुंचाने के लिए सर्जक को, कलाकार को, रचयिता को, साहित्यकार को, कवि को जो जो करना है, जो जो उसने सोचा है वो करेगा। करेगा तो भरेगा, वो भी भरेगा, दर्शक भी भरेगा, श्रोता भी भरेगा, बहुत प्यार और एहसास के साथ भरेगा। सादृश्य, उस दिन भी उदाहरण दिया था मैंने अपने पिछले वीडियो में कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। कमाल की बात है यार। सादृश्य उपमा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। यही सादृश्य जो चित्रकला में सादृश्य है, वो साहित्य में संदेह और उपमा और भ्रांतिमान अलंकारों में दिखाई देता है। धर्मवीर जी कह रहे हैं सही जा रहे हो डियर, कीप इट कंटिन्यू। हाँ यार डॉक्टर साहब, यही तो अपना कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है, और कोई डगर भी नहीं है कि जाए कहाँ साला, कहीं कोई बात करने का भी नहीं अपने पास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यही सादृश्य साहित्य में इस तरह से आता है, जो रिजेम्बलेंस की जो हम बात करते हैं। क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं होती, सिर्फ रुचि, रोचकता इसकी वजह होती है। और क्या होता है? साहित्य के, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, सारे अलंकारों की और छंदों के पीछे वजह क्या होती है? कोई वजह नहीं होती है। रुचि वजह होती है, आनंद वजह होती है, एक समग्रता वजह होती है, एक एस्थेटिक वजह होती है, एक विग्रह वजह होती है, एक मस्ती वजह होती है। और क्या होता है? कलाओं की वजह क्या है? कलाओं की यही तो वजह है, और क्या वजह है? कला तो इनोवेटिव है, कोई आविष्कार थोड़ी करती है कलाएं। साहित्य कोई आविष्कार थोड़ी करता है। हमारे हृदय के और हमारे मन के उस अनुरंजन के लिए, उस और चिरंतन चित्रंजन के लिए कलाएं होती है, साहित्य होते हैं। सादृश्यम, कि उसकी आंखें कैसी, कि मछली जैसी, उसका सीना कैसा के वैसा, उसके कंधे कैसे, डोले कैसे के ऐसे, उसकी कमर कैसी के ऐसी, उसकी कटी ऐसी, उसकी पिंडलियां ऐसी, उसकी झांगें ऐसी, उसकी नासिका ऐसी, उसके अधर ऐसे, उसकी चिबुक ऐसी, उसकी ग्रीवा ऐसी, उसकी लटें ऐसी, उसकी अंगुलियां ऐसी, उसकी भुजाएं ऐसी। क्या बात है यार, क्यों ऐसी, क्यों वैसी? रुचि, रुचि का ग्रह होना, उस इंटरेस्ट का पैदा होना, वो आनंद की प्रथम सीढ़ी है। आपकी रुचिगतता आपके सौहार्द को, आपके आनंद को, आपके विग्रह को, आपकी मस्ती को बढ़ाने का काम करती है यार। जब रुचि ही नहीं है तो आनंद कैसे आ सकता है? और क्या होता है इसमें? रूप भेदाहा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। वर्णिका भंग, जो अंतिम इन महान मुनियों ने, ऋषिवरों ने जिसको 6 लिम्फ्स के 6 अंगों के अंतर्गत दिया है, वो वर्णिका भंग। यहां भी वर्णिक, वर्ण मतलब रंग, कलर, लेकिन देखिए यहां जो शब्द दिया है वो वर्णिका भंग, एक शब्द है। जैसे रूप भेद, रूप भेदाहा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। इति चित्र षडंगकम, ये चित्र के 6 अंग हैं। वर्णिका भंग अंतिम, केवल वर्णिका नहीं, वर्णिका भंग। कलर कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट। केवल वर्णिका होता तो बोलता कलर। कमाल की बात
बहुत कमाल की बात है कि हमारे जानकारों ने कलर के साथ कलर के डिस्टॉर्शन की भी बात की, वैसे ही जैसे फॉर्म के साथ फॉर्म के डिस्टॉर्शन की भी बात की। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत सुखद आश्चर्य की बात है। आप देखिए ना, आप जब भी कलर काम में लेते हैं आप उसके समानांतर उसके डिस्टॉर्शन की भी बात करते हैं, वरना आप क्या कहते हैं कि मोनोटोनस हो गया सर, कॉन्ट्रास्ट नहीं आया सब डेप्थ नहीं आई सब फ्लैट हो रहा है सर वो बात नहीं आ रही है सर सब एक जैसा लग रहा है सर, हद है यार। वर्णिका भंग, कलर एंड इट्स कॉन्ट्रास्ट, रंग और उसका विभाजन। वापस आपको जान के आश्चर्य होगा कि रंग तभी है जब उसका साथ ही साथ विभाजन हो, वो टूटे। जब रंग टूटेगा, जब फॉर्म टूटेगी, तभी दर्शक के साथ जुड़ेगी। इसीलिए आप कलर की बात करते हो तो कलर कंट्रास्ट की बात साथ में करते हो, तभी आप विरोधी रंगों की बात करते हो। आफ्टर माई टीचर शंकर पलसीकर एंड अकबर पदमसी आई एम ग्रेट। ओ माय गॉड, दीपक शिंदे सर, सॉरी सर। कलर कंट्रास्ट, थैंक यू सर। कलर कंट्रास्ट, कलर और कंट्रास्ट, रंग और उसका भेद। फिर आप कहते हो कि मोनोटोनी आ गई, फिर आप कहते हो एनालॉगस हो गया सब, फिर आप कह रहे हो कि वो बात नहीं आ रही सब। आश्चर्य की बात है उन विद्वानों का जिन्होंने इस चाक्षुष कलाओं का, इन ऑप्टिकल आर्ट्स का जो परिपूर्णता के साथ अनुशीलन किया होगा। मैं कहता हूं बहुत आश्चर्य की बात है, और ये सब संभव हुआ है सिर्फ हमारे देश में, और सिर्फ हमारे देश में। आज तक के कला के इतिहास में इस तरह की बातें, इस तरह का माइक्रोस्कोपिक, मैं कहता हूं मतलब इतना सूक्ष्म विवरण और इतनी व्याख्या हमें कहीं देखने को अभी तक तो नहीं मिली है। थोड़ा बहुत हम पढ़ते लिखते हैं, अपन देखते हैं सारा विश्व की कलाओं में। कमाल की बात है, ये भारत महान देश है। यहाँ के शास्त्र, यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ के सारस्वत विद्वान लोगों ने जिस तरह की अनेक विषयों में जो व्याख्याएं की है, और कलाओं में भी, विविध कलाओं में और सौंदर्य में, और आश्चर्य है, आनंद है। तो आज इतना बन पाया है और अपन ने इतनी बात की है। बहुत बार ये होता है कि लाइव बात करना मुश्किल हो जाती है, 30 मिनट 20 मिनट 40 मिनट, फिर लगता है कि यार अब सबको और भी काम होंगे, काम करने होते हैं, लेकिन पर बहुत कुछ है। मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरा क्या विश्वास करें, आप खुद स्वयं जानते हैं इस बात को लेके कि अगर हम वाकई इन चीज़ों को लेके व्याख्या करने लगे तो घंटों बैठ सकते हैं, और हमारे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। वो बैठे थे लोग सारे, कितनी उन्होंने जांच पड़ताल की होगी, और कितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल बना दिए, और हम देख के कितना अदने से महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, इस लाइव टॉक शो के जरिए और इस तरह की बातों के जरिए खास करके मेरा जो ध्येय रहता है वो विद्यार्थियों को लेके रहता है कि बहुत सी कन्फ्यूजन्स, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, और सिर्फ किताबों को पढ़कर वो इतना समझ पाए नहीं समझ पाए, तो अलग परिदृश्य से, अलग दृष्टिकोण से, हर व्यक्ति का, जैसे मेरा है वैसे आप में से किसी का भी हो सकता है, होना भी चाहिए। तो इस तरह से आगामी पीढ़ी को इससे सुख मिल सके, इससे जानकारी मिल सके, ज्ञान मिल सके, ले दे के हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य को लेके अब इस समय काल में हम बातें करें, चर्चाएं करें, सत्संग करें, जो बन सकता है वो करें अपन, और आनंद लें और ऐश करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।